हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि अवतल दर्पण द्वारा अगर हम भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे व कितना बड़ा बनेगा, है ना। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में अगर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे व कितना बड़ा बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम एक बार सोचते हैं, हम चाह रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना था उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए। और उन बच्चों को हम सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वो एटलीस्ट एक बार जाकर पिछले वीडियो को देख ले, ताकि उनको इस वीडियो में पकड़ बनी रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में, तो अवतल दर्पण हमने बताया था कि ये आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ये आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और ये आपका हमने बताया था यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे आपका है ना C होता है, और ये आपका क्या होता है, अनंत होता है। अब इसमें हमने बताया तो वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है। अगर हमने वस्तु को यहाँ पे रखा तो आप क्या कहेंगे, वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पर। अगर इसके बीच में कहीं पे रखा तो कहाँ पे हो जाएगा, अनंत व C के बीच में। अगर हमने यहाँ पे रखा तो वस्तु कहाँ पे हो जाएगी, C पे। और अगर हमने इन दोनों के बीच में रखा तो आप वस्तु क्या बोलेंगे, C व F के बीच में। और यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु कहाँ पे हो जाएगा, F पर होगा। यानी कि पहली स्थिति हमारी क्या थी, अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें तो वस्तु की स्थिति में पहली स्थिति हमारी वस्तु कहाँ पर हो सकती है, अनंत पर। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अनंत व C के बीच। तीसरी स्थिति हमने बताया था कहाँ पे होगा, C पर। चौथी स्थिति क्या थी, C व F के बीच। और पांचवी स्थिति आपकी क्या थी, F पर। और एक छठवीं स्थिति थी F व P के बीच। और हमने आपको बताया था, इसका अपने ट्रिक भी बताया था कि इस बात को हमने समझा दिया था कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ पर बनता है, फोकस पर। और अनंत व C के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं तो C व F के बीच बनता है। और अगर हमने वस्तु को C पर रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C पे बन रहा था। कहाँ पे बन रहा था, C पर। और अगर हम C व F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत व C के बीच में बनता है ना। और अगर हमने वस्तु को F पर रखा, फोकस पर रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। इसको हमने कुछ ट्रिक टाइप से भी समझाया था कि हमने कहा था मान लीजिए ये आपकी वस्तु है और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। और अगर वस्तु को हमने अनंत पे रखा, अगर वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा, तो हम क्या करें, इधर से पहला पॉइंट अनंत, इधर से पहला पॉइंट मान लीजिए F है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसका सिर देखिए ऊपर है तो इसका सिर कहाँ पे, नीचे। तो हमने बताया था हर स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बना था वो कैसा बना था, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। ये भी उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक और उल्टा वास्तविक बना था, है ना। हमने बताया था कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। अगर हम इसको एक स्टेप आगे ले जाए, यानी कि अनंत और C के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ पर आ जाएगा, C व F के बीच। हमने बताया था अगर वस्तु C पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर। इसको एक स्टेप आगे ले जाए, इसको एक स्टेप पीछे। अगर वस्तु C व F के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत व C के बीच में बनेगा। अगर वस्तु F पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर, है ना। इस बात को हमने क्या किया था, समझा दिया था। उम्मीद होगा ये सारी पॉइंट है ना आपको पूरी तरह से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नहीं किए हैं ये एक बार जाकर पिछले वीडियो में क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। चलिए अब आज हम शुरू करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ, कैसे व कितना बड़ा बनेगा। यानी कि अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि भिन्न भिन्न स्थितियों में अगर उत्तल दर्पण वस्तु रखी जाए उत्तल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। पहले हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमने आपको समझा रखा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसके धंसे वाले हिस्से पर हम क्या करते हैं, कलई कर दें। वह प्रकाश का परावर्तन किस सतह से, उभरे वाले सतह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव। और यहाँ से एक रेखा गुजरती थी। अच्छा ध्यान रखिए भाई, यही तो आपका उत्तल दर्पण इस तरह काट के बनाया गया है। तो जिधर आपका झुकाव होता है उधर ही आपकी क्या होती है, फोकस होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फोकस होगा। यहीं पे वक्रता केंद्र होगा, इधर आपका क्या होगा, अनंत होगा, है ना। अब इस साइड देखें तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड हमें सिर्फ और सिर्फ अनंत मिल रहा है भाई। इधर क्या होगा, हमें अनंत मिल रहा है। तो इसकी कितनी स्थिति हो सकती है, इसकी दो ही स्थिति हो सकती है। एक तो पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। और दूसरी स्थिति जब अनंत व P के बीच में रखी हो।
यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ कितनी स्थिति मिलती है हमें? उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 स्थिति मिलती है। पहली, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। दूसरी, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई? अनंत व पी के बीच में। यानी कि इसमें 2 स्थिति बनती है। अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें और ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें और ये इसका प्रकृति ले लिया जाए, है ना, और ये इसका आकार ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? आकार ले लिया जाए। तो चलिए, पहली स्थिति हमें क्या मिल रही है? जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? अनंत पर। अब अगर हम देखें, अब आप पढ़े हैं, हमने 3 रूल पढ़ा रखा था, 4 रूल हमने पढ़ाया था। प्रतिबिंब बनने का नियम 4 नियम है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट आती है। तो अब हम इन नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। तो आप एक किरण ले चलिए मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर ले चलिए? मुख्य अक्ष के समांतर ले चलिए। तो अब क्या पढ़े थे आप? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? किससे होकर गुजरती है? फोकस से। लेकिन चूंकि हमने इधर पेंट कर रखा है तो इधर तो जाएगी नहीं, तो होता क्या कि ये किरणें यहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन जब आप इसको यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये लगेगा कहाँ से होकर गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। किससे होकर गुजर रही है? फोकस से। फिर से पहला रूल हमने लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में गुजरती थी, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर हम किसकी तरफ ले चले प्रकाश की किरण? वक्रता केंद्र की तरफ, तो वो अपने मार्ग से दर्पण से परावर्तन, भाई यहाँ पे जाएगी, यहाँ से टकरा इसको पार कर नहीं पाएगी, ये यहाँ से वापस लौट आएगी। लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा कि किससे होकर गुजर रही है? वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। और आपको हमने बताया था जहाँ 2 किरणें एक दूसरे को काटती वहीं पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ध्यान में रखिए, इधर किरणें सच में गुजर नहीं रही हैं, गुजरती हुई प्रतीत हो रही। इसी वजह से हमने इसको डॉटेड बनाया। इसको कैसे बनाया? डॉटेड। डॉटेड का मतलब होगा ये काल्पनिक होगा। इसका मतलब अगर ये काल्पनिक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, है ना। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। अच्छा, ध्यान रखिए, ये जो किरणें अगर आप देखेंगे इस तरह जो चलेगी तो ये लगभग आपका काटेगी फोकस पर काटेगी। कहाँ पर काटेगी? फोकस पर काटेगी, है ना। कहाँ पर काटेगी? फोकस पर काटेगी। तो अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहां पे बन जाएगा? फोकस पे बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, अगर इससे नहीं है तो एक बल्कि इस तरह करके बना लीजिए और अच्छा थोड़ा साफ समझ में आएगा। क्योंकि आप एक रूल और पढ़ चुकी हैं, एक रूल पढ़ चुके हैं कि अनंत पर रखी गई वस्तु से जो चलने वाली किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती है। आप इस बात को भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपका P हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? F हो गया, यहाँ पे आपका C हो गया, यहाँ पे आपका अनंत हो गया और इस साइड भी आपका अनंत है। अगर हमने वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर रख दिया अनंत पर, तो 2 किरणें ले चलिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो गया? दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरती है? फोकस से। पूरा एक और किरण ले लिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, वो किससे होकर गुजरती है? फोकस से। अपने मार्ग से ये क्या हो जाए? विचलित हो जाए। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटी? फोकस पर काटी। लेकिन ये देखिए इधर काल्पनिक है, ये कैसे क्या है? काल्पनिक है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और ये एक बिंदु के रूप में, देखिए एक बिंदु, दोनों एक यफी पे काटी है, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है? सीधा। और आकार कैसा होगा? एक बिंदु के रूप में होगा। यानी कि पहला हमें मिल जाएगा कि अगर उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। अरे भाई, दर्पण की दूसरी तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा ना, और दर्पण की ओर जिधर वस्तु रखी उधर की प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा? उल्टा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। और ये कैसा बनेगा? एक बिंदु के रूप में बनेगा। अब दूसरी स्थिति इसकी क्या हो सकती है? अनंत व P के बीच में। दूसरी स्थिति इसकी क्या हो सकती है? जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? अनंत व P के बीच में रखी गई हो। चलिए इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि अगर वस्तु हमारी अनंत व P के बीच में रखी हो तो ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया? F हो गया, ये आपका क्या हो गया? C हो गया, ये आपका अनंत, और इस साइड भी आपका क्या हो गया? अनंत हो गया। अब हम इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख ले, अनंत व P के बीच में रख ले। तो पहला रूल क्या है? आप पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरणें किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी जो किरणें हैं कि आप पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है?
वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। अब बताइए दोनों किरणें कहाँ पे काटी, P व F के बीच में काटी। अब चूंकि यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, है ना, देखिए काल्पनिक है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, काल्पनिक। इसका सिर कहाँ पे, ऊपर, और यहाँ पे देखिए काटी ऊपर, तो प्रतिबिंब इसका सिर भी कहाँ पे होगा, ऊपर। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा रूल, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत व P के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P व F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए, इसका सिर भी ऊपर, इसका सिर भी ऊपर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और ये कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु बड़ी है, उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा दो ही स्थिति होती है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होती है, दो ही स्थिति। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, और दूसरा अनंत व P के बीच में रखी गई हो। और जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक व सीधा। और कैसा बनेगा, एक बिंदु के रूप में बनेगा। दूसरा, जब वस्तु अनंत व P के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर P व F के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या छोटा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसकी सिर्फ दो स्थिति होती है। इसकी कितनी स्थितियाँ होती है, दो स्थितियाँ। उम्मीद होगा कि आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे एक टॉपिक पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। जैसे अगर हमने मान लीजिए हमारे पास कितने दर्पण हो गए, 3 दर्पण हो गए। एक हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण, और तीसरा क्या हो गया, समतल दर्पण। कौन कौन सा दर्पण हो गया हमारे पास, उत्तल दर्पण, फिर क्या हो गया, अवतल दर्पण, और फिर क्या हो गया, समतल दर्पण। अब हम आपको कह दें, अगर हमने तीनों दर्पण आपको दे दिया और कहा कि इसको पहचान करके बता दीजिए कि कैसे, कौन उत्तल दर्पण, कौन अवतल दर्पण, और कौन है समतल दर्पण, तो इसको पहचानेंगे कैसे। चलिए, अब इसके पहचानने की दो तरीके। इसके पहचानने कितने तरीके, दो तरीके। एक तो है आपका स्पर्श विधि। पहली कौन सी है, स्पर्श विधि। स्पर्श विधि, देखिए स्पर्श विधि द्वारा टच करके, स्पर्श मतलब टच करके, अगर हम स्पर्श विधि की बात करें तो स्पर्श विधि में हम छोटे फोकस दूरी वाले, यानी जो छोटे छोटे दर्पण होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे, ध्यान में रखिए। अगर हमने, आप जानते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में कुछ इस तरह करके होता है, उभरे वाले सतह पे। अवतल दर्पण में, या अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, उभरे वाले सतह पे कलई कर देते हैं, और प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, और धसे वाले हिस्से से होता है। वहीं उत्तल दर्पण में क्या होगा कि धसे वाले हिस्से पे आप कलई कर देते हैं, और प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, उभरे वाले सतह से। और समतल दर्पण तो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, प्लेन होता है। पूरी तरह से क्या होता है, प्लेन होता है। अब इन तीनों दर्पणों की आप पहचान कैसे करेंगे, इन तीनों दर्पणों की आप पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, फीट ले लेंगे, और उसको क्या करेंगे, इसके परावर्तक तल पर ऐसे रखेंगे। और अगर परावर्तक तल को ये दोनों किनारों पे स्पर्श करे, भाई कहाँ पे स्पर्श करेगा, देखिए दोनों किनारों पर स्पर्श करे, तो समझ लीजिएगा कि वह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। फिर से समझिए, अब क्या कहेंगे, अगर दर्पण के परावर्तक तल पर रखने पर, है ना, स्केल को दर्पण के परावर्तक तल पर रखने पर दोनों किनारों को स्पर्श करे, तो समझ लीजिएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यानी कि आप यहाँ पे एक स्केल रखिए, ऐसे स्केल रखिए, है ना, स्केल रखिए, और जब स्केल रखने पर दोनों किनारों पर स्पर्श करे तो समझ लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अगर ये बीच में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, बीच में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो समझ लीजिएगा कि वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। फिर से, है ना, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो अगर स्केल को आप रखिए और बीच में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे तो समझ लीजिएगा कि वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना। और अगर क्या करिए, स्केल को परावर्तक तल पर रखिए और हर बिंदु पर स्पर्श करे तो समझ लीजिएगा कि वह कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। फिर से समझिए, आपसे टॉपिक पूछ लेगा कि दर्पण की पहचान, आपसे क्या पूछ लेगा कि दर्पण की पहचान, यानी कि हमने अगर आपको तीनों दर्पण दे दिया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण,
तो आप पहचान करेंगे। कैसे पहचानेंगे? तो पहली विधि स्पर्श विधि। पहली विधि कौन सी है? स्पर्श विधि। स्पर्श विधि में हम क्या करते हैं, छोटे द्वारक मतलब छोटे वाले दर्पण, बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहाँ कैसे स्पर्श करेंगे ना। तो छोटे द्वार छोटे या कम छोटी फोकस दूरी वाले या छोटे द्वारक वाले फोकस दूरी की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। कैसे पहचान करेंगे? अगर दर्पण को हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उसके परावर्तक तल पर रखेंगे। अगर किनारे पर स्पर्श करे, दोनों किनारे पर स्पर्श करे तो अवतल, बीच में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उत्तल, और हर जगह स्पर्श करे तो समझ लीजिएगा कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। उम्मीद होगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो ये तो स्पर्श विधि है। अब दूसरी हमारी है प्रतिबिंब देखकर। दूसरी विधि कौन सी आपकी है? प्रतिबिंब देखकर। और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, जो टॉपिक पूछा जाता है इसी से डायरेक्ट पूछ, प्रतिबिंब देखकर। देखिए प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे। अब थोड़ा सा पहले आप समझिए कि अवतल दर्पण, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में आपका क्या था? P था, ये F था, ये आपका C था, ये आपका है ना अनंत था। वहीं उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण तो ये आपका क्या था? P था, ये F था, ये आपका C था और ये आपका अनंत, और यहाँ पे भी समझिए इस साइड भी अनंत है। वहीं समतल दर्पण तो आप जानते हैं, समतल दर्पण में ध्यान रखिए ये आपका समतल दर्पण है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। अब आप पढ़े थे कि अनंत व P के बीच में क्या होता है, कि जब वस्तु अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु को हम अनंत या अनंत से लेकर F तक रखते थे, इसके बीच में कहीं रख दे, चाहे अनंत पर रखिए, चाहे अनंत व C के बीच में रखिए, चाहे C व F के बीच में रखिए, यानी कि जब हम अनंत व C के बीच में रख रहे थे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था। कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था। लेकिन जैसे ही हम F व P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? सीधा बन जाता है। कैसा बन जाता है? सीधा बन जाता है। इसका मतलब अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा बने। लेकिन जैसे जैसे पास लेते जाए और अचानक से फिर सीधा बन जाए तो समझ लीजिए वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। भाई प्रतिबिंब देख के कैसे दिखेंगे? अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा। और जैसे जैसे पास लेते जाए, जैसे ही वह F और P के बीच में पहुंचेगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। यानी कि तब समझ लीजिए वो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। लेकिन इसमें आप पढ़े थे तो आप चाहे अनंत पर रखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। और अनंत व बीच में रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? P व F के बीच में बन रहा था। यानी कि इसमें हर समय प्रतिबिंब कैसा बना था? सीधा बना था। कैसा बना था? सीधा। और हर बार वस्तु से कैसा बना था? छोटा। वस्तु कैसा बना था? छोटा बना था। फिर से समझिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? सीधा। और वस्तु से कैसा बन रहा था? छोटा। यानी कि अगर हम वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखें, कहीं पर भी रखें, हर बार प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बने तो समझ लीजिएगा वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब हर बार कैसा बनता है? सीधा। भाई सीधा यहां भी बना था, यहां भी बना था, तो प्रतिबिंब इसमें भी सीधा बनेगा। लेकिन वस्तु के कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। वस्तु के कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। तो समझ लीजिएगा वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। फिर से समझिए कि स्पर्श हमारा था दर्पण की पहचान, तो दर्पण की पहचान की दो विधि है, एक स्पर्श विधि और दूसरा आपका कौन सा? प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे? अगर वस्तु को हम दर्पण के सामने, दर्पण लें और उसके सामने रखें, और अगर हम वस्तु से दूर रख रहे हैं, वस्तु को दर्पण से दूर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा बने। और जैसे ही हम पास लेके आए प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा, तो अवतल। अगर वस्तु को हम किसी भी स्थिति में रखें, दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखें, हर बार प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बने तो प्रतिबिंब कैसा? दर्पण कौन होगा? उत्तल। और अगर हम वस्तु के सामने, दर्पण के सामने वस्तु को रखें, प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा बने और वस्तु के बराबर बने, तो समझ लीजिएगा कि प्रतिबिंब आपका दर्पण कैसा होगा? दर्पण आपका समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा। उम्मीद होगा आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था हमारा दर्पण की पहचान। ये क्या था? दर्पण की पहचान। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है ना, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, चिन्ह परिपाटी का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टि से, है ना, कि चिन्ह परिपाटी या चिन्हों का नियम क्या होता है, या दर्पण के लिए चिन्हों का नियम, या इसी को चिन्ह परिपाटी का नियम भी बोलते हैं। दर्पण के लिए चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम
या इसी को हम चिन्ह परिपाटी भी बोलते हैं। संस्कृत शब्द है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्हों का नियम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए, पूरा न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे चलेगा, है ना, पूरा न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे कि कब हमें कोई वस्तु माइनस होगी, कब प्लस होगी, ये सब समझना होगा। देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। चिन्ह परिपाटी का ये नियम कहता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यहाँ पे। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, ये आपका मान लीजिए वस्तु है, ये आपकी क्या है, वस्तु है ना, वस्तु। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि दूरी सदैव हम किससे नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। पहला नियम क्या कहता है, दूरी सदैव ध्रुव यानी कि P से नापते हैं। किससे नापते हैं, P से नापते हैं। फिर से समझिए, दर्पण में या कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो हम क्या करते हैं, जो दर्पण में जो दूरी नापेंगे, जितनी भी दूरियां नापेंगे, वे सभी दूरी सदैव किससे नापते हैं, P से नापते हैं। किससे नापते हैं, P से नापते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये P से F तक की दूरी, ये फोकस दूरी है, तो P से लेकर F तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ ये दूरी नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 50 मीटर है। तो दूरी हम सदैव किससे नापते हैं, P से नापते हैं। दर्पण में जो दूरी नापते हैं वो किससे नापते हैं, P से नापते हैं, है ना। दूसरा जो है कि दूसरा ये पॉइंट है कि अगर हम वस्तु की दिशा में नापते हैं, किसकी दिशा में नापते हैं, वस्तु की दिशा में नापी गई जो दूरियां होती हैं वह सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे अगर हमने इस दिशा में, वस्तु इस दिशा में और इधर की तरफ कोई दूरी नापा, इधर की तरफ कोई दूरी नापा, तो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी, सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि दूसरा में पॉइंट क्या मिल रहा है, वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी, वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका क्या मतलब, जैसे कहा कि मान लीजिए, हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ से ये फोकस दूरी की दूरी P से F तक की दूरी 10 है, तो इसको हम 10 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना, -10। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 50 है, तो हम ये कितना हो जाएगा, -50। कितना हो जाएगा, -50। यानी कि पहला में क्या मिल गया, दूरी सदैव किसे नापेंगे, ध्रुव यानी कि P से नापेंगे। दूसरा में क्या मिल गया, वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। तीसरा, अगर हम वस्तु की विपरीत दिशा में, जैसे ये आपका दर्पण है और दर्पण के हम ध्रुव से नापेंगे, तो वस्तु की दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक, और लेकिन वस्तु के विपरीत दिशा में नापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि यहाँ से क्या लिखेंगे, वस्तु के विपरीत नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी, है ना। फिर से दूरी सदैव किसे नापेंगे, P से। वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी, वस्तु की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगला पॉइंट हमें मिल जाता है कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, तो मुख्य अक्ष के ऊपर यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फिर से, वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे यदि वस्तु क्या हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत है ना, लंबवत नापेंगे, लंबवत ऊपर नापी गई दूरी पॉजिटिव व नीचे नापी गई दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा क्वेश्चन इसी बात पे निर्भर रहेगा ना, पूरा न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे चलेगा। फिर से समझिए, अभी इसको दिखाएंगे, यूज भी दिखाएंगे। फिर से समझिए, टॉपिक ये है कि दर्पण के लिए चिन्हों का नियम या चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, ध्यान रखिए। तो पहला नियम है कि दूरी सदैव किसे नापेंगे, P से नापेंगे।
और अगर हम वस्तु की दिशा में कोई दूरी नाप रहे हैं, जिधर वस्तु रखेगी उस दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और वस्तु के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब इसका यूज कैसे होगा थोड़ा समझते हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण हमने ले लिया, किसके लिए ले लिया, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, P हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, F हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। मान लीजिए हमने वस्तु को इस साइड रखा है, भाई इधर तो रखी नहीं जाएंगे, उधर तो पेंट करे रहेंगे ना, इधर रखेंगे। अब सोच के देखो, वस्तु की दिशा में जितनी भी दूरी नापेंगे तो वह क्या होगा, है ना, वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे अगर हमने बात किया अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बात किया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कब क्या माइनस होगा, कब क्या प्लस होगा। अब बताइए अवतल दर्पण अगर हम देखिए, अगर फोकस बताएं तो ये फोकस दूरी, भाई दूरी किसे नाम है, P से। तो P से लेकर F तक की दूरी वो क्या होगी, फोकस दूरी, वो क्या होगी, फोकस दूरी। और P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी कि नहीं। भाई ये किधर की तरफ नाप रहे हैं, वस्तु की दिशा में नाप रहे हैं, किधर की नाप रहे हैं, वस्तु की दिशा में नाप रहे हैं। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करें फोकस दूरी, फोकस दूरी तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो बताइए वक्रता त्रिज्या ये भी क्या होगी, इसी दिशा में है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वस्तु खुद वस्तु की दिशा में है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको हम U से दिखाएंगे वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, ध्यान रखिए प्रतिबिंब इसमें दो तरीके का बना था। एक जब प्रतिबिंब वास्तविक बना था और वास्तविक प्रतिबिंब इसी तरफ बन रहा था, और दूसरा जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसी टाइप बनेगा और इस साइड बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से रखिए, पूरा जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो इसी बात का यूज करेंगे, है ना। फिर से समझिए, अगर हम अवतल दर्पण के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, इसी दिशा में है, वस्तु की दिशा में। तो फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। अगर वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। और अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, तो वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम हम इस बात को क्या करेंगे, यूज करेंगे। न्यूमेरिकल के टाइम इस बात को क्या करेंगे, यूज करेंगे। कब एफ हम माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे, कब माइनस कब प्लस, इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें दूसरा हमारा क्या था, उत्तल दर्पण। दूसरा हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण के लिए देखा जाए कि कब कौन सी चीज़ माइनस होगा। उत्तल दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो चलिए पहले उत्तल दर्पण बनाया जाए, है ना। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका क्या हो गया, P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, इधर आपका अनंत, और इस साइड आपका क्या था, अनंत था। अब वस्तु को हम इसी के बीच में कहीं पर रखेंगे, इधर की तरफ। तो बताइए इसमें ध्यान रखिए, अब वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी तो क्या होगी, वस्तु की दिशा। तो वस्तु यानी कि वस्तु की दूरी पहला हमारा बात करें, है ना, तो वस्तु की दूरी इसके लिए, उत्तल के लिए वस्तु की दूरी यानी कि U क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी तो वस्तु के विपरीत है, तो वो फोकस दूरी है ना, वो क्या होगा, धनात्मक। फोकस दूरी वो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा। बताइए वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी हो गया, और वक्रता त्रिज्या R वो क्या होगा, धनात्मक। वक्रता त्रिज्या यानी कि वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगला आपसे टॉपिक पूछ लेता है ना, और अगला आपका है ना, प्रतिबिंब। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसमें हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बना था, P व F के बीच में ही बन रहा था, और हमेशा कैसा बन रहा था, काल्पनिक। तो इसमें जो वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी कि इसमें सिर्फ एक चीज ऋणात्मक हो रहा था, है ना, वो क्या होगा, -U, बाकी सब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा, प्लस होगा, है ना। फिर से समझिए, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, चिन्हों का नियम। दूरी सदैव किसे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। वस्तु की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। वस्तु के विपरीत दिशा में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। अगर हम क्या करें, वस्तु यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो
तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक। अब इसका यूज करके हमें पता लग गया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी है ना, इन सब के बारे में हमें क्या हो गया, कब कौन सी चीज़ प्लस होगी, कब कौन सी चीज़ क्या होगी, माइनस होगी, कब कौन सी चीज़ क्या होगी, माइनस होगी। अब हम जब न्यूमेरिकल समझाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, उस टाइम इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उस टाइम इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, ध्यान रखिए, आपके लिए टॉपिक आ जाता है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ, यू और वी में क्या संबंध है। दर्पण के लिए एफ, यू और वी में क्या क्या संबंध है। 1 मिनट, है ना। अब आपसे टॉपिक पूछ लेता है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी f है ना, वस्तु की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है। चलिए देखा जाए, है ना। टॉपिक है दर्पण के लिए फोकस दूरी f कामा वस्तु की दूरी u कामा, है ना, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध, यानी कि इन तीनों में क्या संबंध है, एफ, यू और v में क्या संबंध है। तो चलिए ध्यान रखिए, है ना। दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब में संबंध है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर से समझिए, दर्पण के लिए क्या होगा, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना, है ना। और इसमें हम देखिए, ध्यान रखिए, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो, है ना। एक और टॉपिक पूछ लेता है ना। अगला इसी में एक पॉइंट पूछ लेता है कि आपका क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं फिर आगे तो समझा रहे हैं, है ना। अगला आपसे एक पॉइंट पूछ लेता है कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। अगला आपसे एक टॉपिक पूछ लेता है आवर्धन क्षमता। देखिए, आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बड़ा होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो रही है और वस्तु की लंबाई कितनी हो रही है, इसी को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता बोलते हैं। और इसको हम यम से दिखाते हैं। तो यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई हमारी कितनी होती है, अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को हम बोलते हैं इमेज, इसलिए इसको आई से दिखाते हैं, और वस्तु को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। और ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यही देखिए आपके पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, यही आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। आप दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, है ना। अब इस पे न्यूमेरिकल बराबर पूछता है, इस पे क्या करता है, न्यूमेरिकल बराबर पूछता है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हमने कह दिया, जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि अवतल दर्पण के सामने, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल दे कि अवतल दर्पण के सामने, या ऐसे बोल दे एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ना, के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, 30 सेंटीमीटर रखी गई है। तो बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात करें। चलिए ध्यान समझिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है
कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की। अब ध्यान रखिए, हमने बता दिया था, यहाँ फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, रिपीट कर ले रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करें, अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे। तो अवतल दर्पण के लिए समझा देता, वस्तु यू क्या था, निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, है ना, प्रतिबिंब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या निगेटिव, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v बराबर निगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए v क्या था, पॉजिटिव था, v क्या था, पॉजिटिव था। चलिए अब इन सब की दूरी बात करें तो यहाँ बताइए क्या दिया गया, एक वस्तु जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। के सामने एक वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, तो वस्तु की दूरी u कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो बने प्रतिबिंब की दूरी बताइए। अब आप जानते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, हल। अब यह सॉल्व, तो आप पढ़े 1/यह बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/यह बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 1/f की वैल्यू -20, 1/v निकालना है, 1/u -30, है ना। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या इसको एक और लाइन बढ़ा दीजिए, तो -1/20, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1/30। अब ये माइनस इस साइड आएगा तो -1/20, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। अब देखिए 30 और 20 का एलसीएम 60, तो 20 × 60 -3, 30 दूना 60, 2 बराबर 1/v। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/60 बराबर 1/v। तो ये -v बराबर कितना हो जाएगा, 60, तो v बराबर हो जाएगा -60, है ना, क्या हो जाएगा, -60। इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर। चूंकि ऋणात्मक आया, ऋणात्मक का मतलब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी कि अगर आपकी इसकी प्रकृति भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर दूरी बनेगा, 60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब किधर की तरफ बनेगा, वस्त की ओर। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्त की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्त की ओर कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन हम बोल दें, इसी में सेम कर दें, अगर हमने कह दिया ये उत्तल दर्पण है, अगर हमने ये एक क्वेश्चन बढ़ा दिया और कहा कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हमने चेंज कर दिया, है ना। अब देखिए अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, आप पढ़े थे उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए हमने सारे पॉइंट पढ़ रखा है कि इसके लिए क्या था, u क्या था, निगेटिव, u क्या था, निगेटिव, f क्या था, पॉजिटिव, है ना, चिन्ह परिपाटी का नियम हमने समझा दिया था, है ना, पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या r क्या था, पॉजिटिव, है ना, क्या था, पॉजिटिव, और प्रतिबिंब क्या था, पॉजिटिव। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए क्या करें, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ से क्या लिखेंगे, गिवन। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो f क्या हो जाएगा, +20, कितना हो जाएगा, +20। के सामने एक वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी u क्या होगा, निगेटिव, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30। तो आपसे v का मान पूछा हुआ है। अब आप जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 20, 1/v निकालना है, 1/u -30, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/30 हो जाएगा। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 1/20 बराबर प्लस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 20 × 60, 30 दूना के 60 बराबर 1/v, और 3 2 5/60 बराबर 1/v, काट देंगे तो 1/12, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि सेम चीज़ हो गया, बस यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण चेंज किया तो वस्तु की दूरी कुछ और मिल गई, और हमने प्रतिबिंब के अवतल दर्पण में देखा तो वस्तु की दूरी कुछ और मिल गई, है ना। तो न्यूमेरिकल अगर हमें दिया, ऐसा नहीं कि हम ना डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे फोकस दूरी तो 20 लिख देंगे, वस्तु की दूरी 30, ऐसे नहीं, हमें चिन्ह परिपाटी के नियम यूज करके, और ये बात हमें एकदम याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए कौन सी चीज़ माइनस, कौन सी चीज़ क्या है, प्लस होनी चाहिए, तब तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ रही होगी। अगले क्लास में हम और सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, है ना, और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो हमारा आवर्धन क्षमता भी क्वेश्चन बचा हुआ है, इन सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको क्या करेंगे, समझा देंगे, है ना। उम्मीद होगा कि आपको पूरी पॉइंट
पॉइंट जो आज हमने पढ़ाया वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे कमेंट करिएगा और हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो हम उस बात को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझा सकेंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।